Hey guys, this is A for Agriculture. हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीबीएसई 12th क्लास एग्रीकल्चर के चैप्टर 1 की। और इसमें फुल एक्सप्लेनेशन होगा चैप्टर का, जो कि आपको अच्छे से स्लाइड्स से समझाया जाएगा पूरा चैप्टर। और बिल्कुल इसको अच्छे से पूरा चैप्टर समझिए, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जाम में आपको अच्छे से प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेगा। तो फर्स्ट में मैं आपको बताऊं तो हम बात कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट, एडवांस क्रॉप प्रोडक्शन की। और उस एडवांस क्रॉप प्रोडक्शन का चैप्टर 1 है फूड प्रोडक्शन इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन द इकोनॉमी एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। हम पहली चीज तो इसमें ये देखेंगे कि हॉर्टिकल्चर होता क्या है, हॉर्टिकल्चर में कौन कौन सी क्रॉप्स को उगाया जाता है, और हॉर्टिकल्चर के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, उसके इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के। और बाकी बात करें हम इकोनॉमी में हॉर्टिकल्चर का क्या रोल है। और इसमें हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, जो कि हमारे डाइट में हमें क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। जैसे मान लीजिए बहुत से विटामिन्स हो गए, बहुत से मिनरल्स हो गए, फाइबर हो गया, अलग अलग चीज़ों की हम बात करेंगे धीरे धीरे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है, तो हम बताते हैं कि हॉर्टिकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन विच डील्स विद फ्रूट क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स, ornamental crops, spices, plantation crops and all other post harvest management। यानी कि हॉर्टिकल्चर एक एग्रीकल्चर की ब्रांच होती है जिसमें फ्रूट क्रॉप्स उगाई जाती है, वेजिटेबल क्रॉप्स उगाई जाती है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जैसे कि मान लीजिए फ्लावर्स हो गए, और बहुत से जैसे मान लीजिए वो झाड़ियां हो जाती है, श्रब्स जिसे बोला जाता है वो हो गई, और ट्रीज हो गए अच्छे अच्छे, जैसे कि ऐसे प्लांट्स जो सजावट के लिए यूज किए जाते हैं घरों में, या फिर कहीं बाहर गार्डन्स में। जैसे आपने देखे होंगे गार्डन्स में बहुत से ऐसे रोज फ्लावर्स हो गए, मेरीगोल्ड हो गया, बहुत सी ऐसी चीजें जिनका कल्टीवेशन इसमें किया जाता है। आगे हम बात करें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत सी चीजें आती है, जैम, जेली, स्क्वैश, जूस, ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें जो कि आप प्रोसेस, यानी कि एक तो हो गया फ्रूट प्रोडक्शन, और उस फ्रूट से एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसे प्रिजर्वेटिव की सहायता से, प्रिजर्वेटिव की हेल्प से हम उसे क्या करेंगे, स्टोर करके रख सके, ताकि उसका बाद में यूज किया जा सके। ओके बच्चों, अगला चीज हम देखें तो अपने पास आती है इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंस जो इसकी है वह है पर यूनिट एरिया इल्ड इज हाई। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं, जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है वह अपनी इल्ड ज्यादा रखती है किससे, जो फील्ड क्रॉप्स होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई वीट हो गया, पेडी हो गया, या कुछ भी कोई और दूसरी फील्ड क्रॉप हो गई, उससे ये अपना जो प्रोडक्शन होता है वो हाई रखती है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो फील्ड क्रॉप में मान लीजिए पेडी है, अब पेडी अगर 1 हेक्टेयर में 30 क्विंटल पर हेक्टेयर अपन को प्रोडक्शन दे रही है, तो वहीं अगर हम बात करें ग्रेप्स, तो ग्रेप्स जो है वो एक हॉर्टिकल्चर क्रॉप है। और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करें तो 90 टू 150 क्विंटल पर हेक्टेयर ये हमें दे रही है प्रोडक्शन। अगली बात करें बनाना, ये भी एक फ्रूट क्रॉप है। फ्रूट क्रॉप है, और फ्रूट क्रॉप्स किस में आते हैं, हॉर्टिकल्चर में। अभी हमने जस्ट पिछली स्लाइड में देखा कि यह किससे डील करता है, फ्रूट क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑल एनी अदर प्लांट्स। तो इसी में देख लीजिए आपकी जो पेडी है वह हमें 30 क्विंटल पर हेक्टेयर दे रहा है, वहीं ग्रेप्स हमें 90 टू 150 क्विंटल पर हेक्टेयर दे रहा है, वहीं बनाना हमें 300 टू 500 क्विंटल पर हेक्टेयर प्रोडक्शन दे रहा है। और वहीं अगर हम बात करें तो इससे डायरेक्ट
पाइनएप्पल जो है वह दे रहा है हमें 450 क्विंटल पर हेक्टेयर। ओके बच्चों, अगले जो इम्पोर्टेंस की हम बात करें वह है हाई रिटर्न्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फ्रॉम वन यूनिट एरिया ऑफ लैंड मोर इनकम विल बी ऑब्टेन्ड। मतलब कि एक यूनिट एरिया ऑफ लैंड से हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप से ज्यादा इनकम प्राप्त कर सकते हैं, ज्यादा इनकम गेन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अगर एप्पल उगा रहे हैं, किसी भी अपने ऑर्चार्ड में एक एप्पल उगाया आपने, एप्पल का पेड़ लगाया या ग्रेप्स लगा दिया आपने, स्वीट ऑरेंजेस लगा दिए, तो वह आपको डायरेक्ट नेट इनकम 25,000 पर हेक्टेयर की इनकम एक आपको दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि वह एक हाई रिटर्न्स होता है। अगली हम बात करें इम्पोर्टेंस जो है वह है हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर यूनिट एरिया। हाई एम्प्लॉयमेंट की बात अगर हम करें तो इससे मैं आपको समझाऊं कि एक कन्वेंशनल जो एग्रीकल्चर होता है, यानी कि मान लीजिए आप वीट उगा रहे हैं, आप पैडी उगा रहे हैं या आप सोरगम उगा रहे हैं, जो भी आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं किसी भी सीड्स का वो आपने किया। बट अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट आप किसी भी एक साल की बात करें तो जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर होता है उसमें 143 डेज पर हेक्टेयर, यानी कि 143 डेज पर हेक्टेयर पर ईयर, ये एम्प्लॉयमेंट मिलेगी किसी भी आदमी को। लेकिन अगर जनरल हॉर्टिकल्चर की बात करें, किसी भी आपने अगर कोई भी फ्रूट क्रॉप लगा लिया या कुछ भी लगा लिया, तो यहाँ पर देखिए 870 डेज पर हेक्टेयर पर ईयर, यानी कि कन्वेंशनल एग्रीकल्चर से डायरेक्ट 6 टाइम्स मोर। कितना? 6 टाइम्स मोर। अगली बात करें हम, अ, अगर मान लीजिए आप हाई इंटेंसिटी क्रॉप्स लगाते हैं, जैसे कि ग्रेप्स हो गया, ग्रेप्स अगर आपने लगा दिया तो वह 2000 डेज पर हेक्टेयर पर ईयर, यानी कि डायरेक्ट 14x मोर, यानी कि 14 टाइम्स मोर आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देता है। ठीक है, अगला जो फोर्थ हमारा इंपॉर्टेंस है वह है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्टलैंड। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्टलैंड, मान लीजिए आपकी कोई भी ऐसी जो जमीन है वह आपने नहीं, कुछ नहीं उसमें आपने किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं आप, तो आप उस जगह आप वुड एप्पल लगा दीजिए, आप कस्टर्ड एप्पल लगा दीजिए, करौंदा लगा दीजिए, और लीची हो गई, केश्यू नट हो गया, कोकोनट हो गया, उनको आप ग्रो कर सकते हैं ऐसे एरियाज में। ठीक है, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंस है रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। अब रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? तो रॉ मटेरियल भी कहाँ से आता है? बहुत सारी इंडस्ट्रीज का हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप से। कहाँ से आता है? हॉर्टिकल्चर क्रॉप से। जैसे कि मान लीजिए जो हमारा इंडस्ट्रीज में बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि कैनिंग हो गई, कैनिंग अगर हम करेंगे तो किसी भी फ्रूट्स की या वेजिटेबल्स की या फ्लावर्स की अगर हम देखते हैं तो वह एक रॉ मटेरियल ही होता है। वाइन प्रोसेसिंग में, वाइन में किसका यूज किया जाता है वाइन बनाने के लिए? ग्रेप्स हो गया, और बाकी काजू वगैरह ये जो भी हैं वो भी हो गए। और जेम जेली, जेम जेली में किसका यूज किया जाता है? फ्रूट्स का यूज किया जाता है। ठीक है, और फ्रूट बेवरेजेस हो गए, ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन, फ्लावर प्रोसेसिंग, जो हमारा रोज वाटर होता है, उन सभी का जो रॉ मटेरियल वो कहाँ से आएगा? वो भी आएगा कहाँ से? हॉर्टिकल्चर क्रॉप से आएगा। अगली हम बात करें यूज ऑफ अंडुलेटिंग लैंड्स। अंडुलेटिंग लैंड्स का मतलब क्या हो गया? ऐसी जमीनें जो कि स्लोप में होती है, जैसे कि मान लीजिए ये आपको यहाँ पर ये स्लोप दिख रही है, ये स्लोप में अब अगर अंडुलेटिंग लैंड्स है, अब आप इस जगह पर अगर आप वीट उगाएंगे, ठीक है, मान लीजिए आपने एक वीट प्रोडक्शन करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर अच्छे से वीट प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन मान लीजिए आपने यहीं पर कोई फ्रूट क्रॉप्स लगा दी, जैसे कि मान लीजिए फ्रूट प्लांट्स लगा दिए आपने, मैंगो लगा दिए या कुछ भी लगा दिया, जैसे मान लीजिए केश्यू नट हो गया वो लगा दिए। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दे रखा है कोंकण रीजन में। कोंकण कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कोंकण रीजन में क्या? मैंगो एंड केश्यू आर कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल ऑन हिली एंड हिल बैक एरियाज। ठीक है, कोंकण रीजन में मैंगो और केशू कल्टीवेट किए जाते हैं। ठीक है, जो कि बहुत लार्ज स्केल पे किए जाते हैं, और वो भी केसी लैंड में किए जाते हैं, अंडुलेटिंग लैंड में, जैसे कि स्लोप जहां पर दिख रहा है आपको, ये साफ साफ इस पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा सेवंथ इंपोर्टेंस है रिलीजियस इंपोर्टेंस और एस्थेटिक वैल्यू।
हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का एक बहुत अच्छा एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी हम देखने को मिल सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप फर्स्ट हम देखते हैं कोकोनट। ठीक है, कोकोनट इसे कल्पवृक्ष भी बोला जाता है। कल्पवृक्ष, द डिवाइन ट्री दैट फुलफिल्स विशेस। ठीक है, जाते होंगे आप जब भी किसी के भगवान के, अगर आप माथा टेकने जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, तो आप जरूर नारियल लेकर जाएंगे। आप अगर कुछ भी जैसे मान लीजिए कुछ भी ऐसा शुभ काम कर रहे हैं तो आप नारियल फोड़ेंगे। हम अगर कहीं बारात लेके जा रहे हैं तो नारियल फोड़ के जाएंगे। हम अगर कोई गाड़ी खरीद रहे हैं तो हम क्या सबसे पहले यूज किया जाता है, सबके दिमाग में क्या होता है? अरे नारियल लाओ, जल्दी से नारियल फोड़ना है। ठीक है, अगली बात हम करें बनाना। बनाना जो है उसका हम एप्पल ऑफ पैराडाइज भी बोलते हैं। ठीक है, एप्पल ऑफ पैराडाइज, और इसे कल्पतरु बोला जाता है, और प्लांट ऑफ वर्टस। ठीक है, तो फर्स्ट चीज आ गई हमारी क्या? फर्स्ट आ गया हमारा कोकोनट। सेकंड इज बनाना, जो कि कौन सी वैल्यू दे रहे हैं हमें, कौन सा इंपॉर्टेंस है? रिलीजियस इंपॉर्टेंस या एस्थेटिक वैल्यू। ठीक है, अगली बात करें हम लोटस। लोटस जो है उसको एसोसिएटेड विद गॉड, जैसे कि विष्णु जी हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, एंड गॉडेस सरस्वती। ठीक है, इन सभी से रिलेट किया गया है किसको? लोटस को। समझ गए? अगली बात करें पीपल। जो पीपल ट्री होता है उसको किससे रिलेट किया गया है? गॉड बुद्धा से। किससे रिलेट किया गया है? गॉड बुद्धा से। और बेल, जो बेल होता है हमारा, बील पत्र जिसे बोला जाता है, बील, वह किससे रिलेट किया गया है? गॉड शिवा से। ठीक है, और एक प्लांट और होता है सीता अशोक। सीता अशोक एसोसिएटेड विद गॉडेस सीता एंड गॉड बुद्धा। ठीक है, तो ये हमारा रिलीजियस इंपोर्टेंस भी कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अगला जो हमारा इंपोर्टेंस है वह है मेडिसिनल इंपोर्टेंस। मेडिसिनल इंपोर्टेंस है द पार्ट लाइक स्टेम, लीफ, flowers, roots, and even the fruits of horticulture plants are used to make drugs, chemicals, insecticides, germicides, and etc. जैसे कि हार्ट हेल्थ, यानी कि जो आपके दिल की बीमारियों में अगर हम यूज कर सकते हैं, तो बार्क ऑफ अर्जुन ट्रीज, जो अर्जुन वृक्ष होता है, जो अर्जुन ट्री होता है, उसकी छाल को यूज किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो बार्क ऑफ अर्जुन ट्रीज, ठीक है, इसको यूज किया जाता है मेडिसिनल इंपोर्टेंस में। ये भी एक हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, हॉर्टिकल्चर प्लांट है। ठीक है, अगली बात करें लिवर अलाइनमेंट। लिवर, लिवर जो है उसकी बीमारियां होती है बहुत सी, तो उसमें यूज किया जाता है सिट्रस फ्रूट्स को, जो नींबू, नींबू होते हैं, स्वीट लाइम्स जिसे बोल सकते हैं हम, उसको भी यूज किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें डाइजेस्टिव हेल्थ। आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ रखता है, आपकी डाइजेशन कौन अच्छे से रखता है? जैसे कि पपेन हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम जिसे बोला जाता है, पपेन को क्या बोला जाता है? डाइजेस्टिव एंजाइम। और पोमेग्रेनेट, पोमेग्रेनेट के छिलके वगैरह हो गए। पेक्टिन फ्रॉम गवावा, पेक्टिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग होती है किसके लिए? जेली फॉर्मेशन के लिए। किसके लिए? जेली फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, आगे बात करें आई एलिमेंट्स, जो कि आंखों की जो बीमारियां होती हैं उसके लिए यूज किया जाता है रोज वाटर को। रोज वाटर, तो रोज भी एक कौन सी क्रॉप है? हॉर्टिकल्चर। ठीक है, आगे हम बात करें ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशन। एक त्रिफला होता है, त्रिफला जो कि वेल नोन रेमेडी इज मेड फ्रॉम थ्री फ्रूट्स। थ्री फ्रूट्स, एक तो कौन सा? एक तो होता है आंवला, ठीक है, और एक है बहेड़ा। ये जरूर याद रखना आपको, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो है आंवला, एक है बहेड़ा, और एक है हरड़। इन तीन जो फ्रूट्स हैं उनसे मिलकर बना है क्या? त्रिफला। क्या मिलकर बना है? त्रिफल। ओके, अगला इंपॉर्टेंस है हमारा न्यूट्रिटिव वैल्यू। न्यूट्रिटिव वैल्यू, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डाइटरी। मतलब कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो हमारे डाइट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, विच आर रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। जिनमें देखें हम कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन्स भी होते हैं, फैट भी होता है, विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, और डाइटरी फाइबर भी होते हैं, जो हमारे डाइट में जरूरी होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हम अच्छे से हमारा डेवलपमेंट नहीं कर सकते हमारी बॉडी का। ठीक है, अब आगे हम बात करें आईसीएमआर जो है हमें डेली रिकमेंड करता है क्या? आईसीएमआर मींस
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये हमें डेली रिकमेंडेशन देता है कि आपको 120 ग्राम पर डे फ्रूट्स खाने चाहिए। कितने ग्राम? 120 ग्राम। ठीक है। और वेजिटेबल्स की बात करें तो 300 ग्राम पर कैपिटा पर डे हमें क्या लेनी चाहिए? वेजिटेबल्स लेनी चाहिए। इनमें भी तीन डिवाइडेशन कर दी कि आपको लीफी वेजिटेबल्स है वह तो लेनी चाहिए कितनी? 125 ग्राम। कितनी? 125 ग्राम। और रूट एंड ट्यूबर वेजिटेबल्स है आपको लेनी चाहिए 100 ग्राम। और अदर वेजिटेबल्स की बात करें तो वो लेनी चाहिए आपको 75 ग्राम। ठीक है। अगली बात करें हम, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। किसके रिच सोर्स होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट के, माइक्रोन्यूट्रिएंट के होते हैं, और डाइटरी फाइबर के होते हैं। ठीक है। अगली जो है कि हॉर्टिकल्चर एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। ये फ्यूचर के लिए एक मतलब ये आप ये जो डायग्राम है आप अपने एग्जाम में जरूर आप बनाकर आ सकते हैं। इससे आपको अच्छे से एक नंबर मिल सकता है। ठीक है। अगली बात करें, ये एक मैंने बिल्कुल एक शॉर्ट मैं आपको पूरा जो हॉर्टिकल्चर इंपॉर्टेंस है वो बता दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। अगली बात करें हम, अगला जो हमारा हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एक टॉपिक है। तो कार्बोहाइड्रेट को क्या बोला जाता है? कार्बोहाइड्रेट होता है हमारा प्राइमरी एनर्जी सोर्स। क्या होता है? प्राइमरी एनर्जी सोर्स। कार्बोहाइड्रेट जो है वह 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है। कितने टाइप के होते हैं कार्बोहाइड्रेट? 3 टाइप के होते हैं। ठीक है। द बॉडीज चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी, इसे क्या बोला जाता है? बॉडी चीफ सोर्स एनर्जी। क्या बोला जाता है? बॉडीज चीफ सोर्स एनर्जी। आगे हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स आर अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन डाइट। ठीक है। यह एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है ह्यूमन डाइट का। अगली बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर। ये केमिकल स्ट्रक्चर के बेस्ड पर इसको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है मोनोसेकेराइड, जिसे रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं। और सेकंड इज डाइसेकेराइड, जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। और थर्ड इज पॉलीसेकेराइड, जो कि कॉम्प्लेक्स होता है। तो मोनोसेकेराइड के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो फर्स्ट है ग्लूकोज, सेकंड इज फ्रक्टोज, थर्ड इज मैनोज, एंड फोर्थ इज सेल्यूलोज। ठीक है। एंड डाइसेकेराइड के एग्जांपल्स सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। ठीक है। 3 इसके एग्जाम्पल होते हैं। और अगर हम बात करें पॉलीसेकेराइड का जो एग्जाम्पल है वह है स्टार्च। समझ गए? 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के एग्जांपल्स है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज और सेल्यूलोज। डाइसेकेराइड के एग्जांपल सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। और पॉलीसेकेराइड के स्टार्च। ठीक है। अगली बात करें हम, तो 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 4 कैलोरी। अगर हम 1 ग्राम ग्लूकोज लेते हैं तो हमें कितनी कैलोरी मिलती है? 4 कैलोरी। ठीक है। और हमें डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? कितनी ग्लूकोज की डेली रिक्वायरमेंट होती है? 400 टू 500 ग्राम। कितनी? 400 टू 500 ग्राम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज द रिकमेंड डेली इनटेक पर कैपिटा फॉर एनर्जी नीड्स। ठीक है। अब बात करें फ्रूट सोर्सेज। फ्रूट सोर्सेज में क्या क्या है कार्बोहाइड्रेट के? तो फर्स्ट है रेजिन्स, जिसे हम किशमिश भी बोलते हैं, रेजिन्स। तो उनमें कितना कार्बोहाइड्रेट होता है? 77.3 परसेंटेज। ठीक है। फिर आप बात करें एप्रीकोट, एप्रीकोट में होता है 72.8%। एंड थर्ड इज डेट, यानी कि खजूर, खजूर में होता है 67.37%। ओके। एंड वेजिटेबल सोर्स की बात करें हम, तो वेजिटेबल सोर्स में जो है फर्स्ट इज कसावा, 38.1% कार्बोहाइड्रेट। एंड सेकंड इज स्वीट पोटैटो, 28.2%। एंड थर्ड इज पोटैटो, 22.6%। ओके। द नेक्स्ट थिंग इज प्रोटीन्स एंड फैट्स। ओके। प्रोटीन्स इज द बॉडीज बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है। प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं? बॉडीज बिल्डिंग ब्लॉक्स। Proteins are complex compounds that form a major part of our protoplasm. ठीक है। और कैलोरी, ये कितनी कैलोरी? तो 4 कैलोरी पर ग्राम। मतलब कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी? 4 कैलोरी। द एवरेज डेली रिक्वायरमेंट इज 60 टू 70 ग्राम्स फॉर एडल्ट।
एडल्ट के लिए कितनी प्रोटीन, 60 टू 70 ग्राम प्रोटीन। ओके, और प्रोटीन के प्लांट सोर्स देखे थे। प्रोटीन के प्लांट सोर्स है फर्स्ट केश्यूनट, काजू जिसे बोलते हैं 21.20%, आलमंड 20.88%, वॉलनट अखरोट 15.60%, लीमा बीन 7.9 ग्राम पर 100 ग्राम। यानी कि जब आप 100 ग्राम लीमा बीन लेंगे तब आपको कितना प्रोटीन मिलेगा, 7.9 ग्राम। और जब आप 100 ग्राम मटर पी लेंगे, इनटेक करेंगे, तो आपको कितना मिलेगा, 7.2 ग्राम। ओके, क्लियर। अगली चीज है फैट्स, योर बॉडीज एनर्जी रिजर्व। यानी कि फैट जो है उसे बोला जाता है बॉडी का एक एनर्जी रिजर्व। ठीक है, फैट इज द प्राइमरी वे आवर बॉडी स्टोर्स एनर्जी फॉर लेटर यूज। यानी कि यह एक ऐसा तरीका होता है बॉडी का जो एनर्जी को स्टोर करती है और बाद में इसका यूज कर सकती है। ठीक है, और अगर हम देखें तो प्रोटीन्स हमें 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी, 4 कैलोरी, जबकि 1 ग्राम फैट में कितनी, 9 कैलोरी हमें मिल रही है। ओके, fats are more than twice as energy dense as proteins. ओके, और फैट्स के प्लांट सोर्स क्या क्या है, तो फैट्स के प्लांट सोर्स फर्स्ट इज पीकन नट 70% फैट, सेकंड वॉलनट, वॉलनट में कितना फैट, 64.5%, थर्ड इज आलमंड 58.9%, केश्यू नट 46.9% एंड एवोकाडो 22.8%। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, चलो पहले हम बात कर लेते हैं कंपेरेटिव समरी, यानी कि इन दोनों की कंपेरेटिव समरी देख लेते हैं। फर्स्ट इज प्रोटीन एंड सेकंड इज फैट। प्रोटीन इज प्राइमरी रोल क्या होता है प्रोटीन का, मास्टर बिल्डर होता है, यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कंपोजिशन, चलिए अब फैट की बात कर लेते हैं। इसका प्राइमरी रोल तो क्या है कि मास्टर बिल्डर होता है, ये यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और प्राइमरी रोल एनर्जी पावर हाउस। ठीक है, एनर्जी पावर हाउस, द बॉडीज प्राइमरी स्टोर्ड एनर्जी सोर्स। ओके, कंपोजिशन देखते हैं, नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स मेड ऑफ 20 एमिनो एसिड्स। ठीक है, और अगली बात करें कंपोजिशन फैट की, तो द बॉडीज मोस्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। ओके, एनर्जी डेंसिटी, तो यह हमें 1 ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरी, 4 कैलोरी, 4 कैलोरीज, एंड द फैट कितनी देता है, 1 ग्राम फैट 9 कैलोरीज। ओके, की सोर्स नट्स, जैसे कि काजू हो गया, बादाम हो गई, लेग्यूम्स लीमा बीन पी, और की सोर्सेज नट्स पीकन नट, वॉलनट, और फ्रूट्स में एवोकाडो। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज विटामिन्स. Vitamins is classified in two groups. The first is fat soluble and the second is water soluble. Fat soluble stored in the body's fatty tissue and liver. कहाँ स्टोर होते हैं ये, बॉडी के फैटी टिश्यू में और लिवर में, एब्जॉर्ब्ड अलोंग विद फैट्स इन द डाइट। ठीक है, और कौन कौन से फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ओके, and the next thing is water soluble vitamins not stored in the body for long. यह बॉडी में ज्यादा देर तक स्टोर नहीं होते हैं। एक्सेस अमाउंट्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन्स, यानी कि अगर ज्यादा यूज भी है इनका और अगर ज्यादा हम इनटेक भी करेंगे तो यह किससे बाहर निकल जाएंगे, यूरिन से बाहर निकल जाएंगे, रिक्वायरिंग ये रेगुलर रिप्लेनिशमेंट, यानी कि इन्हें बार बार रेगुलरली इनको लेना पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है B1, B2, B3, B6 एंड B12, एंड नेक्स्ट इज विटामिन सी। अब हम एक एक करके सभी को देखते हैं। तो फर्स्ट इज विटामिन ए। विटामिन ए को क्या कहते हैं, विटामिन ए को बोला जाता है द गार्डियन ऑफ साइट।
नोड इज गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी, दिस इज द गार्डियन ऑफ साइट, ओके। और इसका साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल एंड केरोटीन। क्या होता है इसका साइंटिफिक नेम? रेटिनॉल और केरोटीन। और इसकी डेली रिक्वायरमेंट जो होती है वो 1.2 मिलीग्राम पर डे हमें डेली रिक्वायरमेंट होती है इसकी, विटामिन ए की। अब इसकी बात करें डेफिशिएंसी सिम्टम्स में, अगर हम बात करें तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं इसके जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब हो गया कि आपको रात में दिखना बंद हो जाएगा। आपको दिन में अच्छे से दिख रहा है बट रात में दिखना बंद हो जाएगा। द सेकंड थिंग इज जीरोप्थेलेमिया। जीरोप्थेलेमिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बच्चों की जो आंसू, जैसे कि मान लीजिए आप रोते हैं तो आपकी कोई ऐसी आंखों में एक एक चीज होती है तो उससे आपके आंसू आ रहे हैं, लेकिन जीरोप्थेलेमिया अगर किसी बच्चे को है तो उसके आंसू आना ही बंद हो जाते हैं, ठीक है। बाकी बात करें केरेटिनाइजेशन ऑफ आई एपिथेलिया, मतलब कि इसका मतलब है कि एक तरीके से आंखों में एक ऐसी झिल्ली बन जाती है या फिर एक ऐसा लेयर बन जाता है जिससे हमें देखने में प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करें नेचुरल सोर्सेज, तो नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो इसके फर्स्ट वेजिटेबल सोर्स अपन देखें तो फर्स्ट है बथुआ लीव्स। बथुआ लीव्स में 1,13,000 IU विटामिन ए होता है, ठीक है। सेकंड इज टर्निप ग्रीन्स। टर्निप ग्रीन्स में 15,000। थर्ड इज कोलोकेशिया लीव्स, 10,278। एंड फोर्थ इज बीट लीव्स, 9,770 IU। एंड द सेकेंड इज फ्रूट सोर्सेज। फ्रूट सोर्सेज इज फर्स्ट इज मैंगो। मैंगो में कितना? 4,800 IU, 4,800 IU। सेकेंड इज पपाया। पपाया में 2,020 IU। एंड द नेक्स्ट थिंग इज परसिमन। परसिमन में 1,710 IU, ठीक है। Vegetables, particularly carrots and leafy greens, are generally richer source of vitamin A than fruits. ओके, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि वेजिटेबल्स जो होती है वह विटामिन ए का ज्यादा अच्छा सोर्स होती है फ्रूट्स के मुकाबले। अगला विटामिन हम देखें, विटामिन डी, द सनशाइन सिंथेसाइजर, ठीक है। विटामिन डी द सनशाइन सिंथेसाइजर, साइंटिफिक नेम होता है कोलिकेल्सिफेरोल, ठीक है। और प्राइमरी सोर्स जो होता है इसका होता है, नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर आपको एक सूरज दिख रहा होगा तो इसका प्राइमरी सोर्स होता है सन। यहाँ पर भी साफ लिखा गया है यूनिकली सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी थ्रू एक्सपोजर टू सनलाइट, नॉट प्राइमरी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइट। ये डाइट से नहीं लिया जाता, ये डायरेक्ट सनलाइट से आपको विटामिन डी मिल जाता है, ठीक है। अगली बात करें डेफिशिएंसी सिम्टम, तो डेफिशिएंसी सिम्टम देखें तो चिल्ड्रंस में जो बच्चे होते हैं उनमें रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जिनमें उनके, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक स्केलेटन का फोटो है। तो ये जो उनके पैर होते हैं वो इतने मतलब वीक हो जाते हैं, उनके पैरों में इतनी वीकनेस आ जाती है कि जो उनकी ये जो बोन्स होती है वह मुड़ने लगती है, ओके। और पिजन चेस्ट एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो उनकी चेस्ट होती है वह कबूतर, पिजन यानी कबूतर, यानी कि उठ जाती है, एक इस तरीके से उठ जाती है कि वह चेस्ट एक ऐसी लगती है जैसे कबूतर हो, ठीक है। और एडल्ट्स में ओस्टोमलेशिया होती है। ओस्टोमलेशियन सीधा सा मतलब है सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स, मतलब कि उनकी जो हड्डियां होती है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है और अंदर से वो बहुत, मतलब कि इतना ज्यादा वेट, वो ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाते हैं और उन्हें दर्द होता है, बहुत सी अलग अलग बीमारियां होती हैं। अगली बात करें विटामिन ई। विटामिन ई की बात करें, द सेल्यूलर प्रोटेक्टर। विटामिन ई मतलब द सेल्यूलर प्रोटेक्टर इसे बोला जाता है। साइंटिफिक नेम है टोकोफेरोल। और प्राइमरी सोर्स एग्जाम्पल नोन एज द एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, अगर आप में विटामिन ई नहीं है तो आप स्टेराइल हो सकते हो। स्टेराइल का मतलब कि आप कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे अगर आप में विटामिन ई की कमी है, ओके। तो इसको मतलब कि एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोला जाता है, विटामिन के को, ठीक है। इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है 5 मिलीग्राम पर डे। और डेफिशिएंसी सिम्टम्स, डी जनरेशन ऑफ द किडनी,
यानी कि किडनी जो है वह अच्छे से यूज वर्क नहीं कर पाती है, अच्छे से वेस्टेज को फिल्टर नहीं कर पाती है, नेक्रोसिस ऑफ लिवर टिश्यू, जो लिवर टिश्यूज होती है वह उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो विटामिन के का एक अच्छा सोर्स कौन है? स्वीट कॉर्न। कौन है? स्वीट कॉर्न। अगली बात करें फेट सोल्यूबल विटामिन का लास्ट विटामिन है विटामिन के। द क्लोटिंग कैटेलिस्ट। द क्लोटिंग कैटेलिस्ट का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पर दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते आप गिर जाते हैं। ठीक है, आप गिर गए और आपके घुटने से खून निकलने लगा। तो वो जो खून निकलते निकलते, अब ऐसा तो है नहीं कि वो खून निकलता ही जाएगा निकलता ही जाएगा। अगर वो खून एक्सेस अमाउंट में निकला तो आप में क्या हो जाएगा? खून की कमी भी आ सकती है। तो उसी जगह ये क्लोटिंग, जो वहां पर एक क्लोट बन जाता है, आपने देखा होगा जब आप गिर जाते हैं और आपके लग जाती है तो एक क्लोट बन जाता है, एक परत बन जाती है। तो वह जो परत होती है वह कौन बनाता है? विटामिन के बनाता है। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम होता है फाइलोक्विनोन, और की रोल नोन एज एंटी हेमोरहेजिक विटामिन। एंटी हेमोरहेजिक जो मैंने आपको बताया कि वह जो खून के थक्के बना देता है, मतलब कि खून के थक्के बना देता है जिससे खून का बहना रुक जाता है। ठीक है, और इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है 0.015 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, डेफिशिएंसी सिम्टम डिलेड एंड फॉल्टी कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक, ये समझ गए आप, मैंने अभी बताया आपको। लीडिंग टू एक्सेसिव ब्लीडिंग, ये भी मतलब कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, तो उससे मतलब अगर ये नहीं है तो डेफिशिएंसी है तो इसकी। और स्पेसिफिक फ्रूट एंड वेजिटेबल सोर्सेज आर नॉट डिटेल्ड इन द सोर्स मटेरियल। अगले बात करें हम वाटर सोल्यूबल विटामिन, जिसमें फर्स्ट है बी कॉम्प्लेक्स। एनर्जी कन्वर्शन एंड सेल्यूलर हेल्थ। बी 1, बी 2, बी 3 की बात हम एक साथ करेंगे। तो बी 1 है थाइएमिन, द एनर्जी कन्वर्टर। बी 2 राइबोफ्लेविन, द सेल्यूलर रेस्पिरेटर। और बी 3 है निकोटिनिक एसिड, द मेटाबॉलिक रेगुलेटर। इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है 1.2 मिलीग्राम पर डे। इसकी रिक्वायरमेंट होती है डेली 1.7 मिलीग्राम पर डे। और इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है 19 मिलीग्राम पर डे। ओके, अगर हम बात करें विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 से बेरी बेरी हो जाता है, मस्कुलर वीकनेस आ जाती है। बेरी बेरी एक मतलब कि हम बात करें तो एक ऐसा डिजीज है जिसमें बच्चों में होती है ज्यादातर, और इसमें मतलब कि भूख नहीं लगती है एक तो, और आपका डाइजेशन अच्छा नहीं रहता है, और मतलब आपके जो फेस है उस पे अलग से रिंकल्स दिखाई देने लगते हैं। ऐसी एक बीमारी होती है। ओके, और इसका जो सोर्स है वह है पीस मटर। 0.25 मिलीग्राम होता है पर 100 ग्राम। अगली बात करें विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन, ड्राई स्केली स्किन, क्रैक्स इन कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स। आपने देखा होगा सर्दियों में ज्यादातर होता है, ये क्रैक्स हो जाते हैं माउथ के साइड में, बहुत से बच्चों के क्रैक्स दिखते हैं आपको, और लिप्स पे क्रैक्स दिखते हैं। वह किसकी कमी से होता है? वह होता है बी 2 की कमी से, विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन की कमी से। तो इसमें अगर हम बात करें इसके सोर्स की, तो पालक स्पिनिच जो होता है वह इसका सोर्स होता है 0.56 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। और चिलीज इसका सोर्स होता है तो 0.39 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। अगली बात करें विटामिन बी 3, तो यह पेलेग्रा डिजीज हो जाती है, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, इंटेस्टाइन डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, और इसका भी सोर्स क्या है? पालक है, या आप देख लो 3.3 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, और एमेरेंथ लीव्स 1 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। अगली बात करें बी कॉम्प्लेक्स में बी 6, जिसे पायरिडोक्सिन बोलते हैं, और बी 12 साइनोकोबालेमिन। पायरिडोक्सिन और साइनोकोबालिन बी 12। ओके, तो बी 6 द रोल द ब्रेन बिल्डर, मतलब कि ये ज्यादातर नर्वस सिस्टम के लिए यूज होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम को मजबूत रखता है। रिक्वायरमेंट 1.3 मिलीग्राम पर डे। डेफिशिएंसी लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी लैक। ठीक है, एनर्जी कम, मतलब कि आपको ऐसा फील होता है कि आप में एनर्जी नहीं बची। डिक्रीज इन ब्रेन फंक्शन, आपका ब्रेन अच्छे से काम नहीं करता। हाई लेवल्स ऑफ होमोसिस्टीन। ठीक है, की सोर्सेज क्या है? एक्सेलेंट सोर्सेज इंक्लूड समर स्क्वेश। स्क्वेश जो है एक पोस्ट हार्वेस्ट
प्रोडक्ट होता है। बेल पेपर्स, टर्निप ग्रीन्स, शीटेक, मशरूम्स एंड स्पिनिच। ओके। एंड बी विटामिन B12, द नर्व एंड ब्लड गार्डियन, ठीक है, द नर्व एंड ब्लड गार्डियन। और रिक्वायरमेंट इसकी है 2.4 म्यू ग्राम पर डे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डेफिशिएंसी पर्नीशियस एनीमिया, एनीमिया हो जाता है अगर आप में B12 की कमी है तो आप में एनीमिया हो जाएगा, यानी कि खून की कमी हो जाएगी। रिडक्शन इन रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी अगर कम हो जाएगी आपकी तो नॉर्मल सी बात है, खून भी कम हो जाएगा। क्रिटिकल सोर्सिंग नोट, विटामिन B12 इज प्रोवाइडेड बाय एनिमल फूड। और आपको बता दूं विटामिन B12 जो है वह एनिमल फूड से ही आपको मिलेगा, ना कि किसी वेजिटेबल और फ्रूट से, यानी कि आप जैसे मीट, फिश और एग्स, इन सभी से यह विटामिन मिलेगा। अगली बात करें विटामिन सी, द इम्यूनिटी चैंपियन। विटामिन सी जो है वह इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ठीक है। साइंटिफिक नेम एस्कोर्बिक एसिड। और डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 70 मिलीग्राम पर डे, 70 मिलीग्राम पर डे। डेफिशिएंसी सिम्टम्स, डेफिशिएंसी सिम्टम्स होती है स्कर्वी। स्कर्वी डिजीज हो जाती है। स्कर्वी डिजीज का मतलब होता है कि जो आपके मसूड़े होते हैं उनमें मतलब कि सूजन आ जाती है, और दांत जो हैं वो अच्छे से मतलब कि आप हिलने लग जाते हैं, दांत दांत गिर जाते हैं अगर ज़्यादा ही डेफिशिएंसी है तो, वो चीज़ है। इनसाइड अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ विटामिन सी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके। और सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी होता है वह होता है बारबडस चेरी। बारबडस चेरी जो है उसमें 1400 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। और फिर सेकंड चीज़ है आंवला, इंडियन गूसबेरी, उसमें 600 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। और फिर गवावा 299 ग्राम। और फिर बात करें वेजिटेबल सोर्स की तो ड्रम स्टिक लीव्स में 250 मिलीग्राम, और कोरिएंडर लीव्स में 135 मिलीग्राम, एंड चिलीज में 111 मिलीग्राम। अगली बात हम करें मिनरल्स की। अगली चीज आती है मिनरल्स। तो द मिनरल्स को बोला जाता है द अनसीन आर्किटेक्ट्स ऑफ हेल्थ। क्या बोला जाता है? द अनसीन आर्किटेक्ट्स ऑफ हेल्थ। अब आगे बात करें हम तो फर्स्ट मिनरल आ जाता है कैल्शियम। कैल्शियम द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रेंथ। कैल्शियम फाउंडेशन है स्ट्रेंथ की। द डेली रिक्वायरमेंट 500 टू 600 मिलीग्राम पर डे। अब इसका टॉप वेजिटेबल सोर्स है तो फर्स्ट इज अगाथी, सेकंड इज करी लीफ जो आप करी पत्ता जिसे बोलते हैं, और फ्रूट सोर्स में फर्स्ट इज लीची 0.21% और करौंदा 0.16%। ओके। अगली बात करें आयोडीन, द गार्डियन ऑफ मेटाबॉलिज्म। और की इफेक्ट डेफिशिएंसी लीड्स टू गोइटर। एक गोइटर डिजीज होती है जो कि गले में होती है, वह किसके कारण हो जाती है? आयोडीन के कारण हो जाती है, ठीक है। डेली रिक्वायरमेंट इसकी होती है 500 टू 600 मिलीग्राम पर डे। गुड सोर्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन का सबसे अच्छा सोर्स होता है अनियन, फिर है गार्लिक, और है हमारा बीट जिसे चुकंदर बोलते हैं, और है अगाथी लीव्स। अगली बात करें हम आयरन। आयरन द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर यानी कि फ्रूट सोर्स में हम बात करें तो इसकी फर्स्ट में हम आपको बता दूं डेली रिक्वायरमेंट होती है 20 मिलीग्राम पर डे। कितनी होती है? 20 मिलीग्राम पर डे। और फ्रूट सोर्सेज तो फर्स्ट में ये आपको दिख रहे हैं ड्राई करौंदाज 39.1%। सेकेंड इज डेट यानी कि खजूर जिसे हम पिंड भी बोलते हैं 10.6%। वेजिटेबल सोर्स में आता है अमेरेंथस लीव्स 22.9%। इससे हमें आयरन मिलता है। अगली बात करें फॉस्फोरस की, द एनर्जी करेंसी मैनेजर। फॉस्फोरस जो है वो एनर्जी करेंसी मैनेजर के रोल में होता है, ठीक है। फर्स्ट इज इसका जो फूड सोर्स है वह है आलमंड। आलमंड 0.49%, इसमें फॉस्फोरस होता है। सेकंड इज कैश्यूनट, काजू 0.45 फॉस्फोरस, एंड थर्ड इज वॉलनट 0.38% फॉस्फोरस। अगली बात करें पोटेशियम की, द बॉडी चीफ इलेक्ट्रोलाइट। बॉडी का चीफ इलेक्ट्रोलाइट कौन? पोटेशियम। गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम कौन है? सबसे फर्स्ट में आ जाता है स्पिनच। स्पिनच में होता है 605 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, और एमेरेंथस लीव्स में 230 मिलीग्राम पर 100 ग्राम।
अगली बात करें सोडियम, द फ्लड बैलेंस रेगुलेटर, गुड सोर्स ऑफ सोडियम। और हम बात करें डेली रिक्वायरमेंट इसकी 4000 टू 6000 मिलीग्राम पर डे। और गुड सोर्स ऑफ सोडियम इसमें फर्स्ट आ जाता है सिलिक, सिलिक नहीं, ये सिलेरी होगा, सॉरी। सिलेरी मतलब कि होता है अजवाइन, अजवाइन की जो पत्तियां होती है उन। और सेकंड चीज इज ग्रीन अनियन, जो हरे प्याज होते हैं वो। फिर चाइनीज केबेज, ये सभी रिच सोर्स होती है सोडियम का। अगली बात करें फोलिक एसिड, फोलिक एसिड की हम देखें एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होती है। डेली रिक्वायरमेंट होता है 0.1 मिलीग्राम पर डे। द क्रिटिकल नीड, डेफिशिएंसी सिम्टम्स एनीमिया, एनीमिया, नर्वस ब्रेकडाउन, इम्पेयर्ड ग्रोथ, ये सब चीजें किसकी कमी से होती है, फोलिक एसिड की डिफिशियंसी से होती है। और ये इंपॉर्टेंस फॉर ह्यूमन वुमन, सॉरी, वुमन में ये ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है फोलिक एसिड का। आगे हम बात करें प्राइमरी सोर्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर अ गुड सोर्स ऑफ फोलिक एसिड। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है, लीफी वेजिटेबल्स होती है ग्रीन, वो सारे फोलिक एसिड का एक अच्छा सोर्स होती है। ये मैंने एक टेबल बना दी है, इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी जो न्यूट्रिएंट है या कौन सा मिनरल है वह क्या फंक्शन करता है, और उसका की सोर्स क्या है, और डेली रिक्वायरमेंट उसकी क्या है। ठीक है। अगली बात हम करें फाइबर्स, फाइबर्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन, किसमें रोल है, डाइजेशन में। प्रोवाइडिंग बल्क, डिक्रीजिंग बाउल ट्रांजिट टाइम, एब्जॉर्बिंग टॉक्सिन्स एंड क्लीनिंग द कोलन, कोलन जो इंटेस्टाइन होती है उनमें जो कोलन्स होते हैं उनको ये क्लीन करता है। ऑफ म्यूकस एंड अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं ये जो यहाँ पर इंटेस्टाइन में है, उसको ये सफाई करने का काम करते हैं कौन, फाइबर्स, ये जो यहाँ पर ऐसे निकली है। ठीक है। अगली बात हम करें, फाइबर एक्ट्स टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द स्टोमक, जो ये इंक्रीज कर देता है थिकनेस में, स्टोमक की थिकनेस में इंक्रीजमेंट आ जाता है। ठीक है। और स्टोमक कंटेंस विच गिव्स अ फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑफ स्लोज डाउन। अब ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें ये तो है लो फाइबर वाला, और ये है हाई फाइबर। तो अगर आपके डाइट में अच्छे से फाइबर नहीं है तो आपका पेट जल्दी खाली होगा, आपको जल्दी भूख लगेगी। लेकिन अगर आपके डाइट में हाई फाइबर है तो वह आपको एक फुलफिलनेस, मतलब कि ऐसा लगता है आपको कि हाँ मेरा अभी पेट भरा हुआ है, और जल्दी आपका स्टोमक जो है वह खाली नहीं होगा, स्लो एम्पिटिंग जिसे हम देख रहे हैं यहाँ पर। अगली बात है मैक्सिमम डाइटरी फाइबर फाउंड इन फिग, जो अंजीर होती है उसमें सबसे ज्यादा डाइटरी फाइबर यानी कि वो होता है। आगे बात करें, और गवावा में भी होता है, फ्रूट्स एंड इन वेजिटेबल पोटैटो हैव मैक्सिमम डाइटरी फाइबर 2.2 ग्राम पर 100 ग्राम। और आगे हम देखें नेचर्स फाइबर रिजर्वर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर, टिपिकली प्रोवाइडिंग अ हेल्थी मिक्स ऑफ बोथ सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल फॉर्म्स। वेजिटेबल्स में बहुत सारी वेजिटेबल्स है, पोटैटो हो गया, ब्रोकली हो गई, और कैबेज हो गई, कॉलीफ्लावर हो गई, कॉर्न हो गई, ग्रीन बीन्स हो गई, टोमेटोज हो गए, और जुकीनी। फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में फर्स्ट इज फिग, गवावा, एप्पल्स, और बनानास, और एप्रिकोट्स हो गए, ग्रेप्स है, पीचेस है, स्ट्रॉबेरीज है। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेल, थैंक यू।